नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम कर रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 आनुवांशिकता और जैव विकास। हमने इसके कुछ पॉइंट कर लिए थे और मैंने आपको बताया था मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम इस नियम को पढ़ेंगे। तो कौन सा नियम है आज हमारे पास? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सर्वप्रथम इस नियम के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 लक्षण हैं। प्रथम तो ये बात कि ये जो नियम है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण उसे कहते हैं जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कितने लक्षणों की वंशागति का? 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। समझिए इसको। ये है मदर का DNA और ये है फादर का DNA। आधे आधे गुणसूत्र आए और एक पूरे गुणसूत्र का निर्माण हुआ। प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलील पाए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स से एक एक लक्षण ही आएंगे या फिर 2-2 लक्षण ही आएंगे। सारे के सारे लक्षण ही आते हैं। ए से लेके जेड तक जितने भी लक्षण हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स की क्या है? देन है। सारे कहाँ से आते हैं? अपने पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, तो सारे लक्षण आ रहे हैं, लेकिन हम कितने पर अध्ययन कर रहे हैं? हम मात्र 2 लक्षणों पर क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। कितने लक्षणों पर अध्ययन कर रहे हैं? मात्र 2 लक्षणों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे द्विसंकर संकरण पर आधारित है ये। ठीक है। अब मान लीजिए आपके माता या एक जनक, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक जनक, तो क्या है? उनकी आंखों का रंग, उनकी आंखों का रंग, एक जनक की आंखों का रंग है नीला, जबकि दूसरे जनक की आंखों का रंग काला है। ठीक है, जबकि ये जनक फर्स्ट है, ये जनक सेकंड। जनक प्रथम की लंबाई है वो जनक बी की तुलना में अधिक है। इसकी लंबाई क्या है? अधिक है। जबकि जनक बी की लंबाई क्या है? कम है। लंबाई क्या है? कम है। ठीक है, पता लगा। अब मुझे बताइए, अब इनसे जो इनकी संतानें उत्पन्न होगी, इनकी जो संतानें होंगी, क्या इनकी संतानें जो यहाँ उत्पन्न होगी, अगर उनकी आंखों का रंग नीला है तो क्या उनकी लंबाई भी अधिक होगी? हो सकता है या नहीं? हो सकता है, पर यह अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लो आंखों का रंग काला है तो क्या उसके साथ लंबाई कम ही होगी? अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंखों का रंग जो है, ये लक्षण अपने आप में स्वतंत्र है। ये लक्षण अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये इसके साथ भी आ सकता है, लंबाई अधिक के साथ भी आ सकता है और लंबाई कम, या इसे मैं कह दूं बोनापन, ये बोनेपन के साथ भी आ सकता है। प्रत्येक लक्षण अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। प्रत्येक लक्षण अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। क्या? स्वतंत्र है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लंबाई को लूँ तो क्या लंबाई वो आंखों का रंग के इसके ऊपर निर्भर करती है? नहीं निर्भर करती। लंबाई अपने आप में एक अलग लक्षण है। ये अपने आप में क्या है? अलग लक्षण है और ये क्या है? स्वतंत्र है। ये अपने आप जाएगा।
जरूरी नहीं है ये नीला रंग आँखों का और लंबाई दोनों आपस के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं। प्रत्येक लक्षण अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, और वो क्या करते हैं, गमन करते हैं। यही क्या है, स्वतंत्र अपिव्यूहन। अपिव्यूहन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना। प्रत्येक लक्षण अपने आप में स्वतंत्र है और एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहा, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही नियम क्या है, स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम है। कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम है। अगर इसके साथ मैं कहूँ बालों का रंग ले लें, इसके बाल काले हैं, इसके बाल क्या हैं, भूरे हैं, क्या ये निर्भर करेगा, नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मेंडल ने क्या किया, देखो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक तो गोल बीज लिए। कौन से बीज लिए, गोल और हरे, गोल और हरे बीज लिए, राउंड और हरे। और इनका संकरण करवाया पीले और झुर्रीदार, पीले और झुर्रीदार के साथ। ठीक है, ये दो लक्षण हैं, समझाया आपको। गोल है एक लक्षण, तो हमारे पास क्या है, बीज की आकृति। क्या है, एक तो लक्षण बीज की आकृति, दूसरा है बीज का रंग। ये एक तो उसने बीज के गोल लिए और दूसरे बीज कौन से हैं, झुर्रीदार लिए, दूसरा हरे लिए और पीले लिए, और इनके मध्य क्या करवाया, संकरण करवाया। क्या करवाया, इनके मध्य संकरण करवाया। अब इनके मध्य जब संकरण करवाया तो सबसे पहले इनके गैमीट लिखेंगे, युग्मक हम निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम युग्मक निर्माण करेंगे। अब युग्मक कितने प्रकार के आएंगे, युग्मक 4 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार के आएंगे, युग्मक 4 प्रकार के आएंगे। कैसे, देखिए प्रत्येक लक्षण को दूसरे लक्षण के साथ लिखना है। राउंड गोल का पीले के साथ एक युग्मक, दूसरा युग्मक झुर्रीदार, नहीं पहले अपने राउंड को ले लेते हैं, राउंड पीले के साथ, तीसरा है झुर्रीदार पीले के साथ और झुर्रीदार हरे के साथ। समझ आया आपको, ठीक है। ये क्या है, युग्मक है। प्रत्येक लक्षण दूसरे लक्षण के साथ आना चाहिए, ठीक है। राउंड हरे के साथ, गोल हरे के साथ, गोल पीले के साथ, और झुर्रीदार पीले के साथ और झुर्रीदार हरे के साथ, ठीक है। प्रत्येक लक्षण हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके लिए हम बनाएंगे चेकर बोर्ड विधि। कौन सी विधि, चेकर बोर्ड विधि।
यहाँ पर गैमीट लिखे जाते हैं। ये है नर भाग, ये है मादा भाग। सर्वप्रथम यहाँ गैमीट लिखें। युग्मक, इन युग्मकों को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, चेकर बोर्ड विधि जहाँ हमने पहले वैसे किया था वही सेम है ये। और सेम यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये युग्मक हैं। अब इसके साथ क्या करवाएंगे हम? संकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। अब इसके साथ संकरण करवाना है तो पहले इसका इसके साथ करें। क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। समझ आया आपको? सर्वप्रथम समान वाले लिखें, फिर उसके बाद दूसरे लिखें। अगर यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा आ रहा है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि सबसे पहले बड़े को लिखना है, फिर उसके बाद छोटे को लिखना है। इसका फिर इसके साथ करें, फिर इसका इस थर्ड के साथ, फिर फोर के साथ, फिर नेक्स्ट के अंदर इसका इन चारों के साथ साथ गुना होता जाएगा, क्रॉस होता जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ आया? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये यहाँ से पीढ़ी आ रही है। क्या आ रही है? ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं। जब मेंडल ने इन दो के ध्यान में रख के क्या किया? संकरण करवाया, तो पौधे इस प्रकार से क्या हो रहे हैं? हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगला देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये फोर्थ रह गया लास्ट का, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, हमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं। इन पौधों के नाम बताइए। सबसे पहले इन पौधों के नाम है शुद्ध गोल, शुद्ध हरा। शुद्ध गोल है और शुद्ध क्या है? हरा है।
यहाँ पर शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला, शुद्ध पीला। इसको मैं कराने से पहले, समझाने से पहले, किस तरह से ये पौधे प्राप्त हुए हैं, आपको एक बात बता दूं क्या, कि जब भी हम कैपिटल लेटर से किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करें, बड़े अक्षरों से, कैपिटल से किसी भी अक्षर को प्रदर्शित करें, वह लक्षण क्या होता है? प्रभावी लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है? प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है। और जो स्मॉल से लिखते हैं वो क्या होगा? अप्रभावी। क्या होगा वो? अप्रभावी लक्षण होगा। कौन सा होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। तो यहाँ पर अब गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं किस तरह से है। सर्वप्रथम गोल और हरे, हमें मात्र गोल और हरे ही देखने हैं, शुद्ध न देखें, सिर्फ गोल और हरे देखें। गोल कितने हैं और हरे कितने हैं? यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, गोल लक्षण वो झुर्रीदार पर क्या है? प्रभावी है, क्योंकि हमने इसको बड़े कैपिटल लेटर के अंदर क्या किया है? शो किया है राउंड को। और जो पीला रंग है वो इस हरे रंग पर क्या है? प्रभावी है। तो सर्वप्रथम गोल और हरे देखेंगे हम कौन कौन से हैं। गोल और हरे, ये गोल है और हरा है। 1 2 और 3। इसके अलावा आपको कोई और हरा रंग दिखाई दे रहा है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पीला। क्यों कहेंगे? क्योंकि येलो रंग हरे रंग पर क्या है? प्रभावी है। पीला रंग हरे रंग पर क्या है? प्रभावी है। इसलिए हम इसे सिर्फ क्या कहेंगे? पीला रंग ही कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको इस तरह से दिखते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? गोल कहेंगे। लेकिन ये अशुद्ध गोल है, शुद्ध गोल नहीं है। हमने अभी शुद्ध अशुद्ध तक हम नहीं पहुँचे हैं, हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं पौधों को, वो किस प्रकार से दिख रहे हैं। ठीक है। तो हमें सिर्फ गोल और हरे देखने हैं। गोल और हरे, गोल और हरे कितने हैं यहाँ पर? 1 2 और 3। कितने हैं? 3। अगले हैं गोल और पीले। गोल और पीले, गोल और पीले कितने हैं? मतलब RR हो या RR, और पीले ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। गोल और हरे तो कितने थे? 3। गोल और पीले कितने हैं? 9 हैं। अब इसके बाद हरे और गोल, हरे हों और क्या हो? गोल हो। हरे का निशान सिर्फ क्या होगा? स्मॉल वाई। गोल और हरे तो हमने कर लिए। अब हम करेंगे झुर्रीदार और हरे। झुर्रीदार और हरे मीन्स झुर्रीदार कौन से होंगे? स्मॉल आर वाले, और हरे सिर्फ वाई वाले, यानी दोनों लक्षण क्या है? अप्रभावी। तो यहाँ पर सिर्फ यही है एक लक्षण, झुर्रीदार है और क्या है? हरा है। नेक्स्ट है झुर्रीदार और पीले।
झुर्रीदार और पीले। झुर्रीदार स्मॉल आर और पीले YY या फिर Y स्मॉल y कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3, ये 3 पौधे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अनुपात कितना आता है? 9:3:3:1, या इसको 3:9:1:3 कह सकते हो, या इस टर्म में याद रखें, कोई बात नहीं है। ठीक है, अनुपात कितना है? 9:3:3:1। अब यहाँ देखिए, इस बात को समझिए ध्यान से। क्या यहाँ पर हमारे पास गोल और हरे थे? गोल और हरे थे, हाँ ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास गोल और पीले थे? गोल और पीले नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ गोल और हरे थे और झुर्रीदार और पीले पौधे लिए थे हमने, जबकि हमारे पास कौन सा लक्षण आया है? गोल और पीला लक्षण आया है। मतलब कि गोल वाला जो है वो पीले के साथ भी जा सकता है और हरे के साथ भी जा सकता है। और यहाँ पर झुर्रीदार और हरे था, यहाँ पे नहीं था। लेकिन एक पौधा कौन सा प्राप्त हुआ? झुर्रीदार भी हुआ और हरा भी प्राप्त हुआ। मतलब झुर्रीदार जो लक्षण है वो पीले के साथ भी आ सकता है और हरे के साथ भी। देखिए, झुर्रीदार और पीले कितने प्राप्त हुए हमें? 3 पौधे प्राप्त हुए हैं। कितने पौधे प्राप्त हुए हैं? 3। जबकि हमारे पास झुर्रीदार पीले पौधे थे लेकिन झुर्रीदार और हरे पौधे नहीं थे। ठीक है, प्रत्येक लक्षण अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। और एक लक्षण दूसरे लक्षण को कभी क्या नहीं करता? प्रभावित नहीं करता। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। यही क्या है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ इतना टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब अपने आगे कुछ चर्चा करते हैं। अभी हमने किया क्या? मेंडल के अंदर 9:3:3:1 का क्या आया था? रेशो आया था, अनुपात आया था। ये तो हमारे पास था लैंगिक जनन। कौन सा जनन था? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर जो उत्पन्न विभिन्नताएं होती हैं वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं क्या होती है? कम होती है। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होती है? विभिन्नताएं कम होती है। अब बात यह है कि यदि कोई लक्षण किसी प्रजाति के सदस्यों में, मान लो किसी प्रजाति के सदस्यों में 70% है। आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कोई लक्षण प्रजाति के 70% जीवों में पाया जाता है और एक लक्षण यहाँ A है और दूसरा लक्षण क्या है? यहाँ B है। ये B लक्षण प्रजाति के 30% जो जीव हैं उनमें पाया जाता है। तो बताइए कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ? कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ? ये आपसे पूछ लेता है। तो इसका जवाब कैसे होगा? तो आप मुझे बताइए। मान लीजिए यहाँ अलैंगिक जनन चल रहा है या फिर लैंगिक जनन है, तो बताइए कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? देखो, A लक्षण सर्वप्रथम पहले उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह कितने परसेंट जीवों के अंदर पाया जा रहा है? 70%। यानी कि 100 में से अगर 70 जीव हैं तो 70 जीव, अगर 100 में से 70 जीवों के अंदर A पाया जा रहा है तो, और B 100 में से मतलब सिर्फ 30 के अंदर पाया जा रहा है, तो हालांकि हम ये समझ सकते हैं इसको कि A लक्षण ही पहले उत्पन्न हुआ होगा। कैसे? क्योंकि जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है, जो लक्षण क्या होता है? पहले उत्पन्न होता है, वह संचरण भी उतनी ही गति से करता है। वह संचरण भी उतनी ही गति से करता है। ठीक है, इसको हम मेंडल के नियम से समझते हैं। वहाँ हमने देखा था हरे बीज, उनकी कौन सी आकृति थी? गोल आकृति थी।
ठीक है, हरे बीज थे और उनकी आकृति क्या थी? गोल आकृति थी। अब मैं ये कहूँ कि हरे बीज हैं वो पहले उत्पन्न हुए हैं, क्या हुए हैं? पहले उत्पन्न हुए हैं। और पीले व झुर्रीदार बीज बाद में उत्पन्न हुए हैं। पीले और झुर्रीदार बीज क्या हुए हैं? बाद में उत्पन्न हुए हैं। तो प्राथमिकता कौन से लक्षण की रहेगी कि वो ज़्यादा अगली पीढ़ी के अंदर या फिर ज़्यादा पीढ़ी के अंदर हमें देखने को मिले? ज़्यादा पौधों के अंदर हमें तो हरे और गोल आकृति वाले बीज ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। कौन से देखने को मिलेंगे? हरे बीज और गोल आकृति वाले बीज ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ अलैंगिक जनन की, किसकी बात करूँ? अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं जो होती है वो बहुत ही कम उत्पन्न होती है। क्या होती है? विभिन्नताएं बहुत ही कम उत्पन्न होती है। क्यों विभिन्नताएं कम उत्पन्न? इसका कारण है, हम जानते हैं यहाँ जनक कितना है? जनक एक है। यहाँ जनक क्या है? मात्र एक जनक है। अब उसका ही केंद्रक आगे विभाजित होता रहता है। उसका ही केंद्रक आगे क्या होता रहता है? विभाजित होता रहता है और सूचनाएं आगे चलती जाती हैं। यहाँ पर अभी कोई नया भाग नहीं जुड़ा, इसलिए अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं। अब इस टॉपिक को आगे वाले अपने टॉपिक के साथ जोड़ते हैं। मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनमें गति होती है? लैंगिक जनन को हम अभी समझ रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक। इसी के अंदर ही पिछले लेसन के अंदर और ये लेसन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, लैंगिक जो जनन होता है, लैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। क्या? सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि इसमें आधे जो गुणसूत्र हैं कहाँ से आते हैं? पहले जनक से, और आधे गुणसूत्र दूसरे जनक से आते हैं। ठीक है, आधे गुणसूत्र एक जनक से और आधे गुणसूत्र दूसरे जनक से आते हैं। अब यहाँ पर ये डीएनए है, ये इसका डीएनए है और ये इसका डीएनए है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था डीएनए का एक भाग क्या कहला रहा है? जीन कहलाया जा रहा है। क्या कहलाया जा रहा है? जीन कहलाया जा रहा है। यहाँ मान लीजिए ये जीन लंबाई का जीन है। किसका जीन है? लंबाई का। ये भी किसका है? लंबाई का जीन है। ठीक है, मतलब कि ये जो टुकड़ा है ये लंबाई को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? लंबाई को नियंत्रित करता है। अब ये लंबाई को नियंत्रित किस प्रकार से करता है? यहाँ पर जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके अंदर आधे गुणसूत्र इधर आएंगे, जीन का यह भाग इधर आएगा और यहाँ पर भी जीन का यह भाग इधर आएगा। अब प्रत्येक जीन कार्य किस प्रकार करता है हम वो समझ रहे हैं। लैंगिक जनन हमें पता लग गया, गुणसूत्र आधे आधे आते हैं। ठीक है, यहाँ जो जीन है वो भाई किस प्रकार से कार्य करता है? जीन है, जीन क्या करता है? लंबाई के लिए है ये हार्मोन को, हमारी लंबाई के लिए ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन वगैरह पाए जाते हैं। ये उन हार्मोन को क्या करता है? स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करता है। क्या करता है? उन हार्मोन को उत्तेजित करता है। ये जीन क्या करता है? उन हार्मोन को क्या करता है? उत्तेजित करता है। अगर इस पेरेंट्स की लंबाई अधिक है, इस पेरेंट्स की लंबाई क्या है? अधिक है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इनका जो जीन होगा डीएनए का, उसकी जो जीन पर हार्मोन है
वो उस जो जीन है, वो जीन उस व्यक्ति के जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसके वृद्धि हार्मोन को क्या करेगा, अधिक उत्तेजित करेगा, अधिक क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। इससे उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब वृद्धि हार्मोन कैसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ पाई जा रही है वो है एंजाइम। क्या है, एंजाइम। एंजाइम को बनाने के लिए क्या, प्रोटीन। देखियो मैंने आपको छोटे छोटे फॉर्म के अंदर इसको बताया है। पहले मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ क्या है, हार्मोन है। यहाँ हार्मोन भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पर एंजाइम है, नहीं एंजाइम भी नहीं है तो क्या है यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है, सूचनाएं हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है, सूचनाएं। इस बात को अब ध्यान से समझे। हम बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर चले गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर चले गए हैं। किस प्रकार से, देखो जीन है, जीन क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा। अब उसने क्या करना है, लंबाई को बढ़ाना है। उसने क्या करना है, लंबाई को बढ़ाना है, या फिर उसने एक लक्षण के बारे में अपनी सूचना देनी है। तो वो कैसे करेगा, मान लो लंबाई के लिए है तो लंबाई को तो कंट्रोल जो करता है वो हमारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं, हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो यानी कि ये जो जीन आया है ये इस हार्मोन को कंट्रोल करेगा, ये इस हार्मोन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल किसके द्वारा करेगा, एंजाइम इस हार्मोन को कंट्रोल करेगा। एंजाइम इस हार्मोन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और इस एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होगा, इस एंजाइम का जो निर्माण है वो कच्ची सामग्री के रूप में जीन लेकर आता है। यानी कि जीन जिस तरह से एक जो सीढ़ी होती है वो बांस की बनी होती है, उसी प्रकार ये जो जीन है पूरा का पूरा प्रोटीन संश्लेषण सूचनाएं हैं। एक क्या है, सूचनाएं हैं। ये आएगा, जैसे मान लो ये जीन है, ये जीन आएगा और शरीर में आकर जब एक टाइम पीरियड हो जाएगा फिर वो एंजाइम को क्या करेगा, निर्माण करेगा। एंजाइम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये एंजाइम जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन को क्या कर देगा, उत्तेजित करेगा, जिससे वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में क्या होगा, स्रावित किया जाएगा। और वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हुआ तो हमारी लंबाई भी क्या हो गई, उतनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई होगी। इसी प्रकार अगर हमारी त्वचा के रंग के लिए है, त्वचा के रंग के लिए, अब ये त्वचा के रंग के लिए बहुत सारे वर्णक या हार्मोन जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए हार्मोन जिम्मेदार हैं और उस हार्मोन को जिस प्रकार से चाय पत्ती, चीनी और पानी मिला दिया तो क्या चाय बन जाएगी, नहीं बनेगी। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से ये हार्मोन अपने आप नहीं बनेंगे। इन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें जैव उत्प्रेरक यानी जीवों में पाए जाने वाले उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालाइज कहते हैं इन्हें, जैव उत्प्रेरक। ये किसे विशेष कार्य के लिए हार्मोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये हार्मोन किसी कार्य का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। किसी कार्य का क्या करते हैं, संपादन करते हैं या फिर उस कार्य को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।